हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी बोर्ड। आज हम देखेंगे इकाई 2। इसके पहले हम इकाई 1 के बारे में देखे थे कि 1 से 5 अध्याय तक कुल उसमें 20 अंक आने हैं और उनका बेसिक आपको मैंने समझाया था इसकी पुरानी वीडियो में। इस वीडियो में आपका है इकाई 2। इकाई 2 जो आपका है इसका नाम दिया गया निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम दिया गया है। ठीक है, ये जो है इसको क्या 2 अध्याय हैं, 8 नंबर आने हैं, इसे 8 नंबर का आना है। ठीक है, अध्याय 6 है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अध्याय 7 आपका आलेख ग्राफ आपका है। ठीक है, इस निर्देशांक ज्यामिति में वो क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ना आपको है कार्तीय निर्देशांक पढ़ना है। कार्तीय निर्देशांक, कार्तीय निर्देशांक आपको पता होना चाहिए। एक्स डैश वाई जो इन दो लंबवत अक्षों से बनेंगे यह कहलाता है कार्तीय निर्देशांक। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स और वाई का मान आपका कार्तीय निर्देशांक। इसी में किसी बिंदु का प्रदर्शन, किसी बिंदु का प्रदर्शन मतलब जैसे मान लो कि बिंदु आपका है यहां पर है, ये दूरी x होगा, ये दूरी y होगा, तो इसका निर्देशांक हुआ x y होगा। पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। इधर x धनात्मक होता है, इधर x आपको धनात्मक होता है, इधर x आपको ऋणात्मक होता है। ऊपर y धनात्मक होता है, ठीक है, नीचे y आपको ऋणात्मक आपका होता है। जहां दोनों अक्ष आपस में मिलेंगे इसे कहते हैं मूल बिंदु, कहेंगे मूल बिंदु, मूल बिंदु होता है। इसका जो निर्देशांक आपका है 0 0 आपका होता है, इसका निर्देशांक 0 0 होता है। ये जो 4 भाग दिख रहा है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x और y दोनों का मान धनात्मक आपका होता है। सेकंड में x का मान ऋणात्मक, y का मान धनात्मक। तीसरे में दोनों ऋणात्मक होगा, x डैश y डैश। चौथे में x का मान धनात्मक, y का मान ऋणात्मक। या तो आपको ध्यान देना, मूल बिंदु प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। अगर कोई बिंदु एक मिनट, एक्स अक्ष के मान को तुम क्या बोलते हैं, एक्स या एक्स निर्देशांक को तुम क्या बोलता है, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं, भुज एवं शीशा कहते हैं, भुज कहते हैं, भुज एवं शीशा। वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ऑर्डिनेट को कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक होगा, भुज और कोटि आपका होता है। अगर बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है इसका निर्देशांक x0 होगा, और बिंदु y अक्ष पर है इसका निर्देशांक 0y होगा। कहने का मतलब है अगर बिंदु x अक्ष पर है इस लाइन पर y का मान 0 होगा,
अगर बिंदु y अक्ष पर है, इस बिंदु पर x का मान 0 होगा। x अक्ष पर अगर है तो y का मान 0, y अक्ष पर है तो आपका x का मान 0 आपका होना है। ठीक है, ये हो जाएगा बिंदु का प्रदर्शन हो जाएगा। इसी में आपका ये जो आपको दिख रहा है, ये पहला प्रश्नावली से संबंधित आपका इतना संबंधित आपका पहला प्रश्नावली से आपका है। ठीक है, इसी में दूसरे प्रश्नावली में, ये आपका पहला प्रश्नावली से, दूसरे प्रश्नावली में आपका है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। मानिए दो बिंदु है ए और बी। अगर ए का निर्देशांक x1 y1 है और बी का निर्देशांक x2 y2 है, तो दूरी का सूत्र आपका होता है, आपका दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र आपका है, इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है, इससे संबंधित एक प्रश्न आना ही आना है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु है, एक का निर्देशांक x1 y1 है, दूसरे का x2 y2 है, तो इनके बीच की दूरी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। याद रहेगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में और देख लो, और कोई बिंदु यहां स्थित है और ये कोई यहां स्थित है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी x का स्क्वायर y का स्क्वायर। जो दूसरा प्रश्नावली है दूरी से संबंधित आपका है, ध्यान देना। दूसरा जो प्रश्नावली है दूरी से संबंधित आपका है, दूसरा प्रश्नावली में आपका है। तीसरे में आ जाइए, ये समझ जाइए, ये जो आपका है पहले प्रश्नावली के लिए है, ये जो आपको दिख रहा है ये दूसरे प्रश्नावली के लिए। तीसरे प्रश्नावली के आइए, तीसरे प्रश्नावली के लिए आइए। एक तो पढ़ना है ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता। स्लोप भी बोलते, स्लोप, ढाल या प्रवणता तो स्लोप आपका होगा। मतलब किसी भी रेखा का x अक्ष से झुकाव, किसी भी रेखा का x अक्ष से झुकाव हुई ढाल या प्रवणता होता है। ये जैसे मानिए ये कोई आपका अक्ष हो गया, ये कोई रेखा मान लो आपका है ऐसे रेखा है, ये जो कोण बनेगा इसका tan थीटा। ढाल या प्रवणता, रेखा की ढाल या प्रवणता, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, m या tan थीटा बोलते हैं, m या tan थीटा होता है। ढाल या प्रवणता, रेखा दो बिंदु से गुजरेगा, उनका निर्देशांक
x1 y1 x2 y2 हो तो ये आपका ढाल प्रवणता होता है। ढाल प्रवणता मतलब tan थीटा, m से दर्शाते हैं, m से दर्शाएंगे ये आपका है ढाल। सूत्र आप याद रखना है, इससे भी संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में आना ही आना है, ढाल या प्रवणता। उसी में आगे हो रहा है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण जिसकी ढाल या प्रवणता m हो तथा ढाल या प्रवणता m हो तथा y अक्ष अंतःखंड, y अक्ष से अंतःखंड C हो, तब समीकरण होगा y बराबर mx प्लस सी। y बराबर mx प्लस सी आपका है, y अक्ष अंतःखंड। तो वैसे देखिए आप ये देख लीजिए, यहां पर यहां बना दे रहे हैं, ये y सब अंतःखंड है, सी इसको ले लो आप, थीटा आपका है, ये रेखा आपका, ये y अंतःखंड आपका हो गया, ठीक है, यही सी होता है, y अंतःखंड, ये कोण आपका है। तो इस अध्याय में इतना ही आपका है। पहले प्रश्नावली में आपको बताना है कार्तीय निर्देशांक होता क्या है। दो अक्ष होता है x और y, दोनों आपस में लंबवत होगा तो वह कहलाएगा कार्तीय निर्देशांक। दोनों जहां काटेंगे वो होता है मूल बिंदु होता है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, इतने खाली उसमें। दूसरा प्रश्नावली में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर दो बिंदु आपका है, निर्देशांक पता है पहले का दूसरे का, तो ये सूत्र लग जाता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, ठीक है। अगर मूल बिंदु से दूरी निकालना है, ये देख लो, इस सूत्र को आप याद कर ही लेना, बिल्कुल आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। इसी में आपका है रेखा की ढाल या प्रवणता। रेखा खींचे, जो भी कोण बना रहा है सच के साथ, उसका टेन थीटा ही क्या होता है, उसका टेन थीटा को क्या होता है, ढाल या प्रवणता होता है, टेन थीटा होता है। सूत्र लगा देंगे y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, सूत्र आपका होता है। उसके बाद उस रेखा का समीकरण जो क्या होगा, इसकी प्रवणता m है, वो y, ये अंतःखंड होगा, ये y अक्ष में या x अक्ष में, काम इसका पड़ रहा है। उस रेखा का समीकरण जिसकी ढाल या प्रवणता m है तथा वह y अक्ष से अंतःखंड c है, आपका होता है समीकरण, आपका होता है, ठीक है। अब इसके बाद अध्याय 7 में आइए, आलेख मतलब ग्राफ खींचना। ये ग्राफ होता क्या है, ग्राफ क्या दर्शाता है, दो राशियों के बीच संबंध बताता है। दो राशियों के बीच संबंध को ये आरेख कहते हैं, दो राशि में संबंध। आप क्रिकेट देखते हो, उसमें देखते हो आप, जब क्रिकेट मैच होता है बीच में उसको ग्राफ से दर्शाते हैं। एक तरफ क्या होता है, रन होता है, ओवर होता है, और एक में रन आपका होता है, दो राशियों में संबंध आपका होता है। ऐसे बहुत सारे दैनिक जीवन उदाहरण आपके हैं जो उसको ग्राफ से हम आसानी से समझ सकते हैं, ग्राफ से हम आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से आपको देते हैं, ऐसे अपन लेते हैं। कोई ग्राफ ऐसे मिला,
में सूत्र क्या बोलता है, एक समान है, एक समान आपका है, एक समान आपका है। एक राशि बढ़ेगा तो दूसरा राशि बढ़ेगा, एक्स और वाई। एक्स वाला इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब ऐसा राशि लेना है जो किसी पर निर्भर ना हो। वाई वाला एक्स पर निर्भर करेगा, वाई वाला जो होता है एक्स पर निर्भर आपको करता है। ये क्या है, एक समान के लिए आपका है। इसीलिए ग्राफ आपको कैसे भी आता है, दिखता होगा असमान है, असमान। ऐसे ग्राफ आपको बनता है। तो ग्राफ का खैर मान दिया रहेगा एक्स और वाई का, उसकी सहायता से आपको ग्राफ बना लेना है। अब बहुत आसान प्रश्न वाली है, अब बहुत इंपॉर्टेंट भी आपका है, ठीक है। ये आपका है। तो अध्याय 6 अध्याय 7 मिलकर निर्देशांक ज्यामिति बनाएगा, जो आपके 8 नंबर का है। इसका क्वेश्चन जो है 4 नंबर, इसका भी 4 नंबर, दोनों मिलाकर अथवा में आपका आएगा, आना ही आना आपका है, ठीक है। ये हो गया इकाई 2 के बारे में हो गया। अब हम लोग देखेंगे इकाई 3 के बारे में, ठीक है। अब आप इकाई 3 के समरी में आइए। इकाई 3 वाणिज्य चिगड़ी 7 नंबर का आपका है। अब बहुत आसान आपका है, बैंकिंग कर धन। पहले आयकर भी था, अभी कोरोना के कारण वो आपको डिलीटेड में आपका है। 2 चीजें पढ़ना है, बैंकिंग और कराधान, ठीक है। बैंकिंग कराधान एक आपको पढ़ना है आवर्ती जमा, आवर्ती जमा खाते पर, आवर्ती जमा खाते पर ब्याज बढ़ेगा। ये आवर्ती जमा रैकरिंग डिपॉजिट बोलता है, इंग्लिश में बोलता है रैकरिंग डिपॉजिट। इस आवर्ती जमा खाते पर ब्याज कैसे मिलता है, तो इसका मुख्य बात जान जाइए। आवर्ती जमा खाते में हम लोग मासिक जमा करते हैं, हम लोग मासिक जमा करेंगे, हर महीने पैसे जमा करेंगे, एक निश्चित अवधि के लिए हर महीने पैसा जमा, उसमें कुछ दर रहता है तो वही आपको निकालना है ब्याज। ब्याज बराबर आपका होता है P गुणा R बटे 100 गुणा 1 बटे 12 n प्लस 1 बटे 2। सूत्र आपको याद रखना है, P गुणा R बटे 100 1 बटे 12 n प्लस 1 बटा 2। जहां P का मतलब है मासिक जमा, R का मतलब है ब्याज की दर, n का मतलब है मासिक किस्तों की संख्या, P मासिक जमा, R ब्याज की दर, N मासिक किस्तों की संख्या आपका है, कितना मासिक किस्त आपका है, ठीक है। उसके बाद कुल जमा, कुल प्राप्त, उसके बाद कुल प्राप्त धन, कुल प्राप्त धन बराबर कुल जमा 10,000। ये आवर्ती के लिए कोई भी प्रश्न है, एक सूत्र आपका, और एक क्वेश्चन आने ही आने की गारंटी आपका है। आवर्ती जमा खाते से एक क्वेश्चन आना ही आना है, सूत्र ही आपको लगना है, या तो ब्याज के लिए आ जाए या तो प्राप्त धन के लिए आ जाए, फिर उसके लिए आ जाए, दर के लिए आपका आ जाए, ठीक है। ये बैंकिंग और हो गया।
इसी में आपका है एक और टॉपिक, इसी में सावधि जमा। सावधि जमा, सावधि जमा, इसमें क्या होता है, हम पैसे एक साथ पैसे जमा कर देते हैं, किस निश्चित समय के लिए एक साथ पैसे जमा कर देंगे, उस पर जो ब्याज मिलेगा उसकी गणना कैसे करेगा, सावधि जमा खाते की सहायता से करेगा। सावधि जमा, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट उसको बोलते हैं आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, सावधि जमा। ए बराबर P 1 प्लस R/100 भाग में ए का मतलब हो गया मिश्र धन, P हो गया मूलधन, R हो गया दर, N हो गया समय, N हो गया समय, ये आपका है, ठीक है। ये सावधि जमा आपका है, सावधि जमा। ए बराबर P 1 प्लस R/100। इसको ये ध्यान देना पड़ेगा, ब्याज की दर, ब्याज की दर वार्षिक भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है, तिमाही भी हो सकता है। ब्याज का जो दर रहेगा, छमाही रहेगा, वार्षिक, छमाही या तिमाही रहेगा। अगर ब्याज की दर छमाही दिया हुआ है तो 2 से भाग कर देना, छमाही में अगर प्रश्न छमाही में दिया हुआ है तो वहां क्या करना, 2 से भाग कर देना। अगर तिमाही दिया है तो क्या करोगे, 4 से भाग करोगे, 4 से भाग करोगे, ब्याज की दर निकालने के लिए, ब्याज की दर निकालने के लिए, वार्षिक में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ब्याज, तो कुल इसमें तक कुल राशि आपको मिलेगा, इसमें तो कुल राशि आपको निकलेगा, माइनस कर देना आपका ब्याज निकल जाएगा, कुल राशि में से P को माइनस कर देना आपका ब्याज निकल जाएगा। तो ये आपका है अध्याय 8, आपका 7 नंबर का है, दिमाग से काम करोगे आप, आराम से बन जाएगा। सूत्र आपको बहुत याद रखना, आवर्ती जमा खाता में क्या होता है और सावधि में क्या होता है, ठीक है। इसमें कुल धन प्राप्त होगा, इससे ब्याज निकलेगा, फिर बाद में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गए, इकाई 1 में 20 नंबर था, फिर 8, फिर 7, तो कुल कितने नंबर हो गए, 35 नंबर हो गए। 35 नंबर का आपको बेसिक आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, बेसिक अगर जान, फिर बोल रहा हूं बेसिक जान गए तो सवाल बनाने में दिक्कत आपको बिल्कुल नहीं होगा, है, क्लियर है, ठीक।